11 दिसंबर 1978 मंडे की काली रात के करीब 3 बज रहे थे। उस वक्त न्यूयॉर्क सिटी का जोन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोजाना की तरह व्यस्त था, लेकिन उसी रात के 3 बजे एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लुफ्तांजा एयरलाइंस के कार्गो टर्मिनल के बिल्डिंग नंबर 261 पर इस सन्नाटे में एक ऐसी हाइस्ट हुई जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। लुफ्तांजा एयरलाइंस के कार्गो से लगभग 5.8 मिलियन डॉलर कैश, जो आज 2025 की डेट में करीब 29.2 मिलियन डॉलर और इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो ये अमाउंट 242.49 करोड़ रुपीस के बराबर होता है। और इतने बड़े करोड़ों डॉलर कैश के साथ में 8.7 लाख डॉलर की ज्वेलरी की भी चोरी कर ली गई। इस हाइस्ट को पूरा करने में रोबर्ट्स को 64 मिनट का समय लगा। इतनी बड़ी हाइस्ट जिसे आज भी लुफ्तांजा हाइस्ट के नाम से याद किया जाता है। 1978 के टाइम में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी आज की एयरपोर्ट सिक्योरिटी से बेहद कमजोर थी और इसी का फायदा उठाकर 6 लोगों की टीम ने इस हाइस्ट को अंजाम दिया। इस हाइस्ट की जड़ें जोन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक एम्प्लॉइज लुइस फर्नर से जुड़ी थी। लुइस फर्नर जिसे जुए की लत थी, जो अपने जुए के कर्ज में पूरी तरह से डूबा हुआ था। फर्नर ये सब कुछ जानता था कि लुफ्तांजा कार्गो से रोजाना करोड़ों डॉलर्स कार्गो प्लेन से लाए और भेजे जाते हैं। वर्नर एयरपोर्ट की हर तरह की सिक्योरिटी से वाकुफ था। वर्नर ने सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन छोटे बड़े क्राइम से जुड़े जेम्स बर्ग को दी। जेम्स बर्ग ने इतने छोटे बड़े क्राइम किए थे कि जिसके कारण उसे पूरी न्यूयॉर्क सिटी में जिमी द जेट के नाम से जाना जाता था और उस वक्त ये जेम्स बर्ग न्यूयॉर्क की लुस्केसी क्राइम फैमिली का मेंबर था। वर्नर ने बर्ग को बताया कि लुफ्तांजा एयरलाइंस अक्सर करोड़ों डॉलर के कैश और ज्वेलरी को कार्गो टर्मिनल में सेफ रखती है और उस दिन भी लुफ्तांजा कार्गो फ्लाइट्स करोड़ों डॉलर के कैश को वेस्ट जर्मनी से लाई थी और इसे अमेरिका के अलग अलग जगहों पर भेजा जाना था। इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ फर्नर ने बर्ग को यह भी बताया कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बेहद कमजोर है और अगर इस हाइस्ट का सही प्लान बनाया जाए तो इस हाइस्ट को अंजाम देना मुश्किल नहीं होगा। इस इंफॉर्मेशन से बर्ग का मन पूरी तरह से बैठ गया और उसने इस हाइस्ट को पूरा करने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया। जेम्स बर्ग ने इस हाइस्ट को अंजाम देने के लिए अपने पुराने गैंगस्टरों को अपने प्लान में शामिल किया। इसमें एंजेलो सेफ, टॉमी डिसिमोर और विंसेंट एसारो अन्य कई लोग शामिल थे। बर्ग ने अपनी टीम के हर मेंबर को इस हाइस्ट को करने के लिए मनाया। शुरुआत में बर्ग ने लुफ्तांजा हाइस्ट के एम्प्लॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाना शुरू कर दी। लुफ्तांजा हाइस्ट की स्टार्टिंग 1978 में हुई, जब जोन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर लुफ्तांजा एयरलाइंस के द्वारा करोड़ों डॉलर के कैश को पूरे अमेरिका में भेजा जाने वाला था। उस वक्त एयरपोर्ट की सिक्योरिटी काफी कमजोर थी और रोबर्ट्स इस बात से पूरी तरह से जानकार थे। लुफ्तांजा एयरलाइंस जर्मनी की एक जानी मानी फ्लैग कैरियर इंटरनेशनल एयरलाइंस है और ये एयरलाइंस अक्सर बड़े पैमाने पर कैश और कीमती सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। एयरपोर्ट पर इस हाइस्ट का मंसूबा बनने वाला मेन क्रिमिनल जेम्स बर्ग, जो कि एयरपोर्ट पर होने वाली हर एक्टिविटीज को कलेक्ट करता और उसी के हिसाब से इस हाइस्ट के प्लान को बनाता। बर्ग ने एयरपोर्ट से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, जैसे कि लुफ्तांजा एयरलाइंस लगातार करोड़ों डॉलर के कैश को कैसे और कब ट्रांसफर करती है, ताकि इस कैश और ज्वेलरी को आसानी से लूटा जा सके। हाइस्ट के लिए बर्ग और उसके साथियों ने एक परफेक्ट प्लान बनाया। बर्ग ने अपने हर एक मेंबर को अपनी जिम्मेदारी दी और इस हाइस्ट के प्लान को इस तरह से तैयार किया गया कि पुलिस उन्हें ना तो पकड़ सके और ना ही पुलिस को कोई सुराग मिले। बर्ग और उसकी टीम ने ये तय किया कि पहले तो वो एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल में घुसेंगे और एयरपोर्ट के एम्प्लॉयज को होस्टेज बनाएंगे और फिर डॉलर्स और कैश से भरे बक्सों को वैन में लोड करेंगे। बर्ग और उसकी टीम ने ये भी तय किया था कि एयरपोर्ट के अंदर घुसने के लिए एक ब्लैक कलर की वैन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो रात के काले अंधेरे में एयरपोर्ट सिक्योरिटी की नजर से बच सके। इसके बाद सभी रोबर्स वैन में कैश और ज्वेलरी से भरे बक्सों को लोड करेंगे और प्लान के हिसाब से अपने अलग अलग रास्तों से भाग जाएंगे। 11 दिसंबर 1978 की रात को रोबर्ट्स ने लुफ्तांजा हाइस्ट को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। रात के करीब 3 बजे जब एयरपोर्ट पर कम भीड़ भाड़ थी, रोबर्ट्स ने अपने प्लान के हिसाब से पहले तो कार्गो टर्मिनल में घुसने के लिए ब्लैक कलर की वैन का इस्तेमाल किया। एयरपोर्ट में घुसने के बाद पहले एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड से 1 किलोमीटर दूर खड़े हो गए ताकि उन पर किसी को शक ना हो। उसके बाद उन्होंने वैन से कार्गो टर्मिनल तक अपनी 2 और कारों को पहुंचाया और वहां की सिक्योरिटी को चकमा देकर टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर चले गए। एयरपोर्ट पर बर्ग की टीम ने एक एक करके सभी एम्प्लॉयज को होस्टेज बनाया। उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट के एम्प्लॉयज को एक रूम में बंद कर दिया और अपनी प्लान के अनुसार हाइस्ट को अंजाम देने लगे।
हाइस्ट के दौरान रॉबर्ट्स ने पूरी तरह से अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। उन्होंने 5.8 मिलियन डॉलर, जो करीब 72 बॉक्स में भरे हुए थे, कैश और ज्वेलरी से भरे बॉक्स बर्क और उसकी टीम ने अपनी वैन में लोड कर दिया। इस हाइस्ट को पूरी तरह से अपने प्लान के हिसाब से पूरी कर दी गई। हाइस्ट के बाद बर्क और उसकी टीम ने अपनी वैन और दूसरी 2 कारों को लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकल गए और सभी ने अपने रास्ते बदल दिए। जब ये रॉबर्ट्स कार्गो टर्मिनल से बाहर निकलने लगे, तभी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और पुलिस को इस वैन और कारों पर शक होने लगा। जब रॉबर्ट्स ने एक तरह की गलती की। रॉबर्ट्स की गलती ये थी कि एयरपोर्ट की गाड़ियों की स्पीड लिमिट से अपनी वैन और कारों को तेज भगा रहे थे और ये गाड़ियां एयरपोर्ट की गाड़ियों से पूरी तरह से अलग दिख रही थी। इन गलतियों को देखकर पुलिस ने वैन के नंबर प्लेट को ट्रैक कर दिया। रॉबर्ट्स की वैन पर लगी नंबर प्लेट चोरी की थी, जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में पहले से मौजूद थी। इस वजह से पुलिस को और ज्यादा शक होने लगा। बर्क को लगा कि पुलिस इस नंबर प्लेट पर कभी शक नहीं कर पाएगी और न ही इस प्लेट को ट्रैक करेगी। रॉबर्ट्स इस हाइस्ट के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलने और अपने अपने रास्तों से भागने में कामयाब हो गए। हाइस्ट के बाद बर्क और उसके टीम मेंबर्स ने ये समझ लिया था कि अगर वे पकड़े गए तो उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को खत्म करने का फैसला किया। बर्क की टीम में उसका पर्सनल मेंबर स्टैक्स एडवर्ड्स था, जिसका काम हाइस्ट के बाद वैन और कई प्रूफ्स को मिटाने का काम सौंपा गया था। एडवर्ड्स ने कई सारे प्रूफ को नष्ट कर दिया, लेकिन उसने दूसरी गलती ये की थी कि वैन को स्क्रैप करने की जगह वह उसी वैन से अपनी गर्लफ्रेंड के घर मिलने चला गया। लेकिन उसने अपनी वैन को अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर पार्क किया। इसी दौरान वो अपनी वैन को सही जगह पर नहीं छिपा पाया। तभी ये वैन पुलिस की नजर में आ गई और पुलिस ने इस वैन को ट्रैक कर लिया। वैन की मौजूदगी ने पुलिस को कई फिंगरप्रिंट्स और प्रूफ मिले और इस हाइस्ट से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन से पुलिस को इस केस की इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी बहुत मदद मिली। जब पुलिस को वैन मिली, तब एडवर्ड्स पुलिस की पकड़ से भागने में कामयाब रहा और वो पकड़ा नहीं गया। पुलिस को वैन में से कई सारे प्रूफ्स तो मिल गए, लेकिन जब ये बात बर्क को पता चली कि उनकी वैन पुलिस को मिल चुकी है, इसके बाद बर्क ने अपने मेंबर्स के हाथों एडवर्ड्स को मरवाने का फैसला किया। ये कदम उसके लिए सही नहीं था। बर्क को लगा कि अगर एडवर्ड्स पकड़ा गया तो वो पुलिस के सामने उनके सारे काले चिट्टे खोल कर रख देगा। इसी डर की वजह से बर्क ने टॉमी डिसिमोन के हाथों 1979 में स्टैक्स एडवर्ड्स को मरवा दिया। इसके बाद बर्क और उसकी टीम ने अपनी पहचान छुपाने के लिए कई गैंग के मेंबर्स को मरवा दिया, क्योंकि बर्क किसी भी तरह के प्रूफ मिलने से बचना चाहता था। बर्क और उसकी टीम ने अपने पत्ते छिपाने के लिए हत्या करने से भी नहीं डरे। बर्क और उसकी टीम ने ऐसा प्लान बनाया था कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में कई सालों तक का टाइम लग जाए। लोकल पुलिस और FBI ने न्यूयॉर्क की हर गैंग के संपर्कों पर नजर रखना शुरू किया और कई ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया जिनसे इस हाइस्ट का पता लगाया जा सके। इस तरह पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया और ये अरेस्ट का सिलसिला 1978 से लेकर 2024 तक पूरे 36 ईयर तक चलता रहा, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन तभी 2024 में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को अरेस्ट किया जो विंसेंट एसारो था, जो उस वक्त बोलानो क्राइम फैमिली से जुड़ा था। विंसेंट एसारो को अरेस्ट करने से एक ऐसा नया मोड़ सामने आया जो शायद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सके। एसारो पर आरोप लगाया गया कि वो उस एयरपोर्ट की हाइस्ट में शामिल है, उसने हाइस्ट के पैसों का हिस्सा लिया है। हालांकि कुछ समय के बाद एसारो के खिलाफ पुलिस को कोई भी सुराग न मिलने के कारण कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, लेकिन पुलिस के एसारो को अरेस्ट करने से इस हाइस्ट से जुड़े कुछ और नए खुलासे किए। लोकल पुलिस और FBI ने कई सालों तक इस हाइस्ट के मामले की इन्वेस्टिगेशन की। कई क्रिमिनल्स के खिलाफ आरोप लगाए गए, लेकिन कुछ ठोस सबूत नहीं मिले। ये हाइस्ट ऐसे प्लान के साथ की गई थी कि पुलिस को कोई प्रूफ तक नहीं मिल सके। वैन का पीछा करने के बाद भी पुलिस ने कई बार क्रिमिनल्स के कॉन्टैक्ट्स को ट्रैक किया, लेकिन बर्क और उसकी टीम तक पहुंचने में हर बार नाकामयाब रही। एयरपोर्ट से चुराए गए करोड़ों डॉलर्स और ज्वेलरी कभी भी नहीं मिल पाई। यहाँ आपको बीच में बताते चले कि जेम्स बर्क को किसी दूसरे गुनाह के कारण पकड़ा गया था, लेकिन वो लुफ्तांजा हाइस्ट के मामले में कभी भी सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहराया गया। FBI ने जेम्स बर्क को लुफ्तांजा हाइस्ट का मास्टरमाइंड माना, लेकिन उसके खिलाफ प्रूफ जुटाने में कभी सफलता नहीं मिली। हालांकि वो 1980 के दशक में ड्रग डीलर और धोखाधड़ी की क्राइम में पकड़ा गया था। बर्क 1960 में जेल में अपनी सजा काटते हुए फेफड़ों की कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई। इस तरह जेम्स बर्क कभी भी लुफ्तांजा हाइस्ट
हाइस्ट के खिलाफ कोई भी प्रूफ्स न मिलने की वजह से आज तक भी ये साबित नहीं हो पाया कि बर्क भी इस हाइस्ट से जुड़ा हुआ था और न ही बर्क और उसकी टीम कभी पकड़ी गई। और ये सवाल आज भी बना हुआ है कि वो लोग, डॉलर्स और ज्वेलरी आखिर गए तो गए कहाँ। लुफ्तांजा हाइस्ट ने न केवल एक रोबरी गैंग को बढ़ावा दिया बल्कि इसने एयरपोर्ट सिक्योरिटी को भी एक नई दिशा दी। इस हाइस्ट के बाद सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ने अपनी सिक्योरिटी में कई सुधार किए। ये इंसिडेंट इस बात का एग्जाम्पल बने कि कैसे बर्क ने एक सही प्लान से इतनी बड़ी हाइस्ट को पूरा किया और ये बिना किसी बड़े प्रॉब्लम्स के बड़े पैमाने पर इस हाइस्ट को अंजाम दे सके। लुफ्तांजा हाइस्ट एक ऐसा इंसिडेंट है जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस हाइस्ट से चुराए गए डॉलर्स और ज्वेलरी अब तक नहीं मिल पाए और आज भी हर कोई ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये इतने करोड़ों डॉलर्स का हिसाब है तो है कहाँ। उम्मीद है कि ये लुफ्तांजा हाइस्ट की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और बर्ड्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि लुफ्तांजा हाइस्ट पर आप लोगों की क्या राय है। और तब तक हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।